तो हम लोग जो है लाइव जा रहे हैं। आप लोग चाहिए तो वो मैं आपको जो मैसेज भेजा है वो आप लोग शेयर कर दीजिए 1-2 मिनट में, और फिर इसके बाद में वी कैन स्टार्ट। सो वी आर लाइव नाउ, so we'll wait a minute or two and then we'll begin the discussion so that people join meanwhile. Okay. आप फाद भाई आपकी मुसा आवाज भाई नहीं कट रही है जी। लिंक नहीं आया आपका कोई, मतलब वो जो आप बोल रहे हैं ना शेयर करने के लिए? हाँ, वो जो आपके व्हाट्सएप पे अभी जस्ट भेजा था ना, सेम लिंक है इससे पहले, सेम लिंक। फेसबुक वाला ना? ओके। जी 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 जी। नहीं, ये तो जूम की मीटिंग का लिंक है। उससे उससे ऊपर देख लीजिए। हाँ, फेसबुक का है। ये लाइव सिर्फ फेसबुक पे ही जा रहा है ना मुसा? You can, but you can share it on other platforms as well. Okay, that's not a problem. All right. So I think we'll begin in just half a minute. Sure. Fahad bhai, can you open your video? Yeah. Okay. All right. Hello everyone. I am Musab Qazi from Students Islamic Organization of India, South Maharashtra. और आज का ये जो हमारा लाइव डिस्कशन है, इसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आज का जो हमारा ये ऑनलाइन डिस्कशन है, इट्स पार्ट ऑफ SIO's नेशन वाइड नो इस्लाम कैंपेन, जो 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलाई जा रही है। और इस कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो बहुत सिंपल है। आप लोग जानते हैं कि इस्लाम को लेकर और मुसलमानों को लेकर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, बहुत सारी गलतफहमियां पहले से फैलाई जाती रही हैं। लेकिन ये कहना चाहिए कि आजकल में और पिछले कुछ दिनों में जो है उसमें कुछ इजाफा ही हुआ है। और अब चाहे वो तबलीगी जमात को लेकर हो, चाहे CNRC की कैंपेन को लेकर हो, और उससे जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया के जरिए से और दीगर जरियों से हम तक के पहुंचती रही है। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो ऑनलाइन डिस्कशन हो रहे हैं, इसमें ना सिर्फ हम ये जो क्रिटिसिज्म आ रहा है इसको एड्रेस करें, बल्कि हम ये भी कोशिश करें लोगों को एक्सप्लेन करने की कि व्हाट आर द रियल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एंड व्हाट शुड द रियल रोल ऑफ मुस्लिम्स बी। तो उसमें जो है हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट्स इस्लाम के और मुसलमानों के, स्पेशली इंडिया में जो हैं, उनको हम डिस्कस करें। और इसमें अगर कुछ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आता है तो उसको भी एड्रेस किया जाए, कोई गलत फहमियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, तो उनको भी दूर किया जाए। और एक विंडो ओपन की जाए ओपन डिस्कशन के लिए, एक विंडो ओपन की जाए विचारों के आदान प्रदान के लिए, ताकि हम एक दूसरे को और बेहतर समझ सकें और ये जो हमारा प्यारा देश है इसको और ज्यादा हम बेहतर, टॉलरेंट और डेवलप्ड नेशन बनाने की कोशिश कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली सोशल सर्विस या खिदमत खल्क। और उसमें स्पेसिफिकली हम लोग बात करना चाहते हैं मुसलमानों का जो इस कंट्री में रोल रहा आफ्टर कोविड पेंडेमिक, क्योंकि इस पर भी बहुत सारी चीजें आई, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है, हकीकत कितनी है, क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत हैं, वो चीजों को हम चाहते हैं कि डिस्कस करें। और इसके लिए आज का जो हमने टॉपिक चुना है वो है आर मुस्लिम्स द हीरोज और द विलन्स ऑफ कोविड। और इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ में 3 बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट हैं। मैं चाहता हूं कि इन तीनों का इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूं। सबसे पहले हमारे साथ में फहद अहमद मौजूद है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप लोग इन्हें जरूर जानते होंगे। ही इज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, पिछले कई सालों से जो है अखबारात की सुर्खियों में भी रहे हैं।
सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मुंबई के एक बड़े सोशल साइंस के इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक है, और वहां पर जब फी हाइक का मसला हुआ था तो ही लेड फ्रॉम फ्रंट। स्टूडेंट्स की जो मांग थी कि भाई फी हाइक जो किया गया है, जो कि स्टूडेंट्स के हक में किसी भी तरीके से बेहतर नहीं है, उसे वापस लिया जाए। तो ही बीइंग द जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, उन्होंने इस अजाइटेशन को लीड किया। इनफैक्ट 3 महीने तक के कंटिन्यूस ये अजाइटेशन चला। और फिर उसके बाद में जैसे भी स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो इश्यूज आते गए, मुसलमानों से रिलेटेड जो इश्यूज आते गए, उसमें भी ही लेड फ्रॉम फ्रंट। मोस्ट नोटेबली जो सीएएनआरसी का अजाइटेशन पूरे मुल्क में हुआ, तो वहां पर इनकी लीडरशिप हमें देखने के लिए मिली, खासतौर से बॉम्बे में। इनफैक्ट जो सबसे पहला प्रोटेस्ट अगस्त क्रांति मैदान में हुआ, उसमें ये काफी पेश थे। इनके साथ में जो है दीगर और भी एक्टिविस्ट थे। बड़ी नाइंसाफी होगी अगर हम उनका नाम ना ले, लेकिन ये समझना चाहिए कि ही वॉज वन ऑफ द वेरी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट अजाइटेशन। और फिर उसके बाद में पूरे मुल्क भर में जो भी अजाइटेशन हुए, उसका ये हिस्सा रहे हैं। और मोर रिसेंटली बॉम्बे में खास तौर से लॉकडाउन के बाद में आप लोग जानते हैं कि एक बड़ा क्राइसिस माइग्रेंट्स का, और जो दूसरे गरीब लोग थे जो इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, उनको उनके रिलीफ को लेकर भी जो है इन्होंने काफी कुछ काम किया है। तो फाद भाई, हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, आप जो है इस डिस्कशन में हमारे साथ में जुड़े। उसके साथ में जो दूसरे गेस्ट आज हमारे साथ में हैं वो रिचर्ड जेकब हैं। रिचर्ड जेकब भी जो है काफी महीनों से सोशल स्फीयर्स में, खासतौर से बॉम्बे में एक्टिव हैं। ही फर्स्ट बिकेम एक्टिव ड्यूरिंग सीएएनआरसी अजाइटेशन। जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से बॉम्बे में एक स्टूडेंट्स और लाइक माइंडेड लेफ्ट विंग अम्बेडकराइट्स और इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुप है। फर्स्ट ही बिकेम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, और उसके जरिए से जो है जो अलग अलग एक्टिविटीज सीएएनआरसी के एजिटेशन को लेकर की गई, मोस्ट नोटेबली आजाद मैदान में जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट गैदरिंग की गई। तो इसमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है लोगों को मोबिलाइज करने को लेकर, और फिर फंड रेजिंग को लेकर, और फिर उसके साथ साथ में मैसेजिंग को लेकर इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। और फिर उससे बढ़कर जो इन्होंने काम किया वो अगेन लॉकडाउन में जो रिलीफ की एक्टिविटीज थी इनके जरिए से काफी अच्छी की गई। बॉम्बे में जो एक्टिविस्ट सीएनआरसी के कैंपेन में इन्वॉल्व थे, उनको ज्वाइन करके मुंबई लॉकडाउन रिलीफ के नाम से इन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, और उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए से बड़े पैमाने पर जो है लोगों की इन्होंने मदद की, विदाउट एनी बैरियर ऑफ कास्ट, रिलीजन और एनीथिंग। बड़े पैमाने पर मदद की, बल्कि अभी भी ये लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो वी वेलकम रिचर्ड जेकब टू दिस इंपॉर्टेंट डिस्कशन। लास्टली मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं सैयद अजहरुद्दीन से। सैयद अजहरुद्दीन, ही इज अगेन अ स्टूडेंट लीडर। ही इज पार्ट ऑफ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, एसआईओ के इस वक्त जो है जनरल सेक्रेटरी हैं। और इससे पहले वाली जो टर्म थे, इससे पहले वाली जो मिकात थे, उसमें जो है ब्रदर अजहरुद्दीन, ही वाज पीआर सेक्रेटरी ऑफ एसआईओ एट नेशनल लेवल। और उससे पहले एसआईओ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्होंने संभाली है। तो काफी ऑर्गेनाइजेशनल और कैंपस का इनके पास में कई सालों का एक्सपीरियंस है। ही हैज बीन पार्ट ऑफ इस्लामिक मूवमेंट सिंस अ लॉन्ग टाइम। और खासतौर से अगेन जो लॉकडाउन के दौरान में एसआईओ ने जो नेशनल लेवल पर रिलीफ का काम किया है, जो गरीबों की मदद का काम किया है, he was the key person who led from front, and he was the key person who organized and coordinated all these activities. तो हम अजहरुद्दीन भाई का भी जो है यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में। हमारे सभी पैनलिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, और इसलिए विदाउट कोई देर किए हम लोग ये डिस्कशन शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि आप भी जो फेसबुक के जरिए से या दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए से इस डिस्कशन को देख रहे हैं, आप भी इस डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं। और उसका आसान सा तरीका यह है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट, आपके सवालात, आपके फीडबैक कंटिन्यूस डालते रहिए। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आखिर का जो 15 मिनट है उसमें आप लोगों के जो सवालात हैं, हम लोग वो सवालात लें और उसको भी किसी न किसी जरिए से एड्रेस करने की कोशिश करें। तो अगेन खुद मेरे पास में बहुत सारे सवालात हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर शॉर्ट में क्रिस्प आंसर्स दें तो हमारी ऑडियंस भी इंगेज रहेगी और इशू को समझने में जो है मदद मिलेगी।
तो आई थिंक हम लोग इस तरीके से शुरू करते हैं कि जैसे मैं बताया है, चूंकि आप लोग तीनों भी जो है कुछ ना कुछ ये कहना चाहिए कि खिदमत खल्क और सोशल सर्विस की एक्टिविटीज का हिस्सा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आपका एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप लोगों ने किस तरीके से काम शुरू किया, व्हाट वर द हाइलाइट्स, और किस तरीके से आप लोग जो है आगे बढ़े। तो फहद भाई से शुरुआत करेंगे कि फहद भाई आप बताइए किस तरीके से आपने लॉकडाउन में काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया मुसब भाई। पहले मैं एसआईओ का और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है नो 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 द इस्लाम करके, मैं उन सबका जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज के माहौल में ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये किसी जिस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर रिलीजन को पोर्ट्रे किया जा रहा है, ऐसे वक्त में जो भी लोग रैशनल थिंकिंग रखते हैं उनके मन में जो भी सवाल आते हैं, आपने बोला कि हमने सवाल भी फ्लोर ओपन कर रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है डिस्कशन और डिबेट यही दो चीज ऐसी हैं जो किसी भी मुल्क को, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की पहली बुनियाद होती हैं। कमिंग बैक टू द रिलीफ वाला पार्ट, इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये जो आज का माहौल जो कभी कभी हमें ना उम्मीदी और मायूसी भर देता है, तो जब हमने वो काम शुरू किया उसने सिर्फ उम्मीदी और ऑप्टिमिज्म कूट कूट के हमारे अंदर भर दिया। क्योंकि मैं, मेरा एक फ्रेंड है आरिश जो यहाँ आईपीएस के स्कॉलर्स हैं, हम दो तीन साथी हम लोग बैठे हुए थे, रिचर्ड से भी बात होती थी, हमने कहा यार कुछ करते हैं। एंड आई स्टार्टेड विद अ ट्यूट। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसमें हमने अपनी सिर्फ टाइम दिया, कोई भी पैसा हमने अपना नहीं लगाया, वो पूरा क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया। लोग फोन फोन के करके कहते थे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सीधे ग्राउंड पे हैं, आप ये दीजिए। फिर बिहार से, पूरे देश भर से कॉल आने लगी। कुछ लोग, कुछ पॉलिटिशियंस हमसे हम ये कहने लगे कि हमारे लोग वहां फंसे हुए हैं, आप डायरेक्ट ग्राउंड पे हैं, आपको हम फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, आप जाके मदद कीजिए। तो एक जो मायूसी थी दिल्ली दंगों के बाद, जो एक बहुत ही, और जिस तरह से सीए के प्रोटेस्टर्स की गिरफ्तारियां हो रही थी, लोगों पे झूठे मुकदमात में जो है जिन्हें जेल में डाला जा रहा था, तो उस वक्त मुझे ये बात समझ में आई कि इस तरह के कामों में अगर हम लोकली अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमें कहीं ना कहीं से मिल पाती है। एक अहम बात मैं और कह के आपके पास वापस लौटूंगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिलैंथ्रोपिक, जो भी फिलैंथ्रोपिक वर्क होता है, ये इस्लाम का पार्ट है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, क्योंकि मैंने दंगों में भी काम किया है। मुजफ्फरनगर रॉयट्स के बाद हमने काम किया है, दिल्ली रॉयट्स के बाद भी हमने रिलीफ का काम किया है। इसमें मुसलमान आपको सबसे आगे देखेंगे। कभी भी किसी भी दंगे के बाद कोई भूखा नहीं रहा है, कभी भी किसी दंगे में किसी के ऊपर सर नहीं होता है। इन सारी चीजों में बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस्लाम का जो अभी एक बहुत अहम सुतून है वो यही है कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो इसमें कोई, मतलब कुछ कमियां भी मैं आपको बताऊंगा कि मुसलमानों के अंदर और कौन कौन सी कमियां रहती मुझे लगता है, लेकिन ये मुझे वहीं से एक अर्ज आई। मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है अगर आप उसको पढ़ लें, और इसमें, और आज ये बात बोलना क्यों जरूरी हो गया है, ये एक साथी ने मुझे, जब मैंने आपका ये पोस्ट जो है शेयर किया, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये आपको बोलने की जरूरत क्या है कि मुसलमान विलन या फिर हीरो। मैंने कहा ये हम नहीं बोलते, लेकिन एक जिस तरह का ये अटैक आप कर रहे हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी को जो विलिफाई किया जा रहा था, उन पर जो हमला हो रहा था, तो शायद उसके बाद आज इस डिबेट को करना जो है वो अहम हो गया है। आप ये बोल रहे थे एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो कोविड-19 के स्प्रेड करने में जिम्मेदार है। अरे आप भूल गए, मैं आपको बताता हूँ मुसब भाई, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। दिल्ली से लेकर, जो दिल्ली का जो दादरी वाला बॉर्डर शुरू होता है और उत्तर प्रदेश की वहां से शुरुआत होती है, और गाजीपुर तक जो बिहार से बॉर्डर जो है वो मिलता है, आप हर 5 किलोमीटर पे आपको मुस्लिम बच्चे मिल जाएंगे जो लोग वहां से ट्रेवल कर रहे थे, जिन पे खाने नहीं थे, सब खाना बांटते हुए। और मैं अगले फेज में ज्यादा आऊंगा, बहुत ही ओवरवेलमिंग था। और पूरे देश में आप छोटी छोटी जगह दें, लेकिन दिक्कत यह है कि वो एक्सपोजर नहीं है उन बच्चों के पास, वो लोग मीडिया में नहीं आ पाते, वो लोग ऑर्गेनाइज तरीके से, मैं देखता हूं कि मुंबई में कुछ साथियों ने काम किया ऑर्गेनाइज वे में, मिलिंडा गेट फाउंडेशन से
उन्होंने अपना टाई अप कर लिया, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आज मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम नौजवानों को हमें इस एक्सपोजर को देने की जरूरत है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसको, उसका मीडिया पोर्ट्रेल और कम्युनिटी के साथ रखना बहुत जरूरी है। इससे आप लोगों का सबसे अहम बात होती है कि आपकी वैलिडिटी और जो एक लोगों का भरोसा है वो आप पे बढ़ता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जमीन पे उतर के काम करते हैं। अगर और उसमें हमारे खासतौर से कम्युनिटी हुई या आज की ये जो नौजवान पीढ़ी है जिनके साथ हम काम कर रहे थे, वो जमीन पे उतर के काम करना पसंद करते हैं, और जितने भी लोग फंडिंग वगैरह देते हैं उनको ये चीज बहुत पसंद आती है। अब बिल्कुल आपने बहुत सारी चीजें टच की और मैं जरूर ये तमाम चीजों पर हम लोग बात करना चाहेंगे। स्पेशली जैसे आपने कहा कि ये भले से टॉपिक थोड़ा सा रिएक्शनरी लगता है, बट आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गिव अ करेक्ट पिक्चर। रिचर्ड की तरफ आते हैं। रिचर्ड ने भी अगेन काफी कुछ लॉकडाउन के दरमियान काम किया। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने किस तरीके से काम स्टार्ट किया, और थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिए। थैंक यू मुसाब। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शुरुआत तो वो ऐतिहासिक जो निर्णय लिया गया उधर से होता है कि रात के 8:30 बजे डिसाइड किया जाता है कि पूरा देश जो है ठप हो जाएगा उस समय के लिए। और उसमें जैसे फहद कह रहा था, हम सब बैठ के बात कर रहे थे कि भाई इसके रिपरकशंस क्या होंगे। डिसीजंस तो ले लिए सरकार ने, बट इनके रिपरकशंस क्या होंगे, और इससे सबसे ज्यादा और सबसे पहले किसके ऊपर सबसे बुरा असर पड़ने वाला है। ये जब चर्चा होती है तो फिर ये पता चलता है कि हमारे देश में, हमारे शहर में काफी सारे लोग जो हमारे जो डेली वेज अर्नर्स हैं और जिनकी परमानेंट नौकरियां नहीं होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, जो कुछ घंटे के लिए काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, ये इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। शायद वर्किंग फोर्स में शायद इनकी तादाद इनफॉर्मल सेक्टर में कहा जाता है कि ऑलमोस्ट अराउंड 70 to 80% है। तो इनकी जो अर्निंग है और इनकी जो खान पान है वो डेली के बेसिस पे चलती है। तो ये लोग क्या करेंगे? तो इस सवाल का जवाब बहुत ही बड़ा, बहुत ही पेचीदा वाला जवाब था। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही थी, हम अपना रिसोर्सेस लेके बांट सकते हैं, हम अपना रिलीफ वर्क काम शुरू करें, ये करें। ये एक आइडिया था जो फहद और उनकी जो टीम जो चल रही थी काम वो कर रहे थे। फिर एक ये भी आया कि बहुत सारे लोग बहुत सारे दरवाजे खटखटाते होंगे पूरे बम्बई शहर में, और उनको पता नहीं कहाँ जाना है, क्योंकि सरकार ने तो कुछ दिया नहीं कि हेल्पलाइन हो या कोई जगह हो जहां पर जाके ये पूछा जाए कि भाई हमको ये तकलीफ है, हम कहाँ जाएं और क्या करें इसके लिए। ये इसके बारे में सोचा नहीं गया। और तो हमने सोचा कि बहुत सारे लोग इस दुविधा में होंगे और बहुत तकलीफ में होंगे कि एक तो ये लॉकडाउन जो हो चुका है वो, दूसरा ये कि अब मेरा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कौन करेगा और कहाँ जाऊं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, और जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू हो चुकी थी एज रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन, बहुत सारे जो हमारे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो मुझे पता है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे उन्होंने बॉम्बे सिटी में, जहाँ वीटी और उसके इर्द गिर्द के एरिया में, जैसे मस्जिद बंदर एरिया हो गया, वहां पर बहुत सारे डेली वेज अर्नर्स होते हैं, तो उनके लिए खाना वाना बनना शुरू हो चुका था पहले ही दिन। 24th, I think 24th is when it was announced. तो 24th, 25th, 26th हमने देखा कि ये बहुत सारा रिस्पॉन्स। तो हमने सोचा कि इन सबको एक कड़ी में जोड़कर, कहीं एक नेटवर्क बनाकर, इसको अच्छी तरीके से, जहां पर किसी को कहीं पर भी कोई मदद नहीं पहुंच रही है वहां पर वो मदद पहुंचनी चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशंस तैयार है ये सब करने के लिए उनको उन तक ले लिया जाए। ये सोचकर ये एक लॉकडाउन रिलीफ प्रोजेक्ट के तौर पे एक हेल्पलाइन हमने शुरू की थी, और वो हेल्पलाइन के तहत हमको कॉल्स तो पूरे बॉम्बे शहर से आई और बाहर से भी आए हैं। तो दिस इज द बेसिक जेनेसिस ऑफ द लॉकडाउन रिलीफ प्रोजेक्ट फॉर यू। ओवर टू यू मुसा। जी अब खाली आप थोड़ा सा अगर ये स्केल ऑफ आपके प्रोजेक्ट का आइडिया दें कि कितने कॉल्स आपको आए एक ताकि हमारे व्यूअर्स को आइडिया मिल जाए। The helpline has received calls of almost around 90,000 calls. My goodness. Yeah, from March, we started on 27th of March. Okay. Till I think we closed on 17th of August. We stopped taking calls because calls कम होते जा रहे थे। तो 90,000 calls आए,
उसमें से कुछ रिसीव हुए, कुछ रिपीट कॉल्स थे, वो सब उसका एक रिपोर्ट हम जारी करेंगे कुछ समय जी में। जी तो मोटा-मोटी दैट्स द नंबर। सो लुक एट द डेस्परेशन, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सो मच ऑफ दिस थिंग। एंड हमारा एक हेल्पलाइन था, फिर बीएमसी की हेल्पलाइन थी। जी और हमको पता है कि बहुत टाइम ऐसा होता था कि बीएमसी हेल्पलाइन पे कॉल करते थे और समझ में नहीं आता था कि आने वाला है कि नहीं आने वाला है, तो वो लोग अपने हेल्पलाइन पे कॉल करते, तो फिर हम उनको राशन कहीं से प्रोवाइड करते। दैट्स द बड़ी बात है। जी ब्रदर अजहरुद्दीन, आप बताइए कि एसआईओ का क्या रोल रहा पूरे लॉकडाउन में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलीफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उस वक्त एक हमारे दोस्त का मैसेज आया कि उन्होंने कहा कि हमारे एक रिलेटिव वो शहर में है, हॉस्टल बंद हो गया है, उनको वहाँ से अपने मुकाम पर पहुँचना है। तो ये एक छोटा मैसेज आया था जिसको हेल्प करने की ज़रूरत थी हम लोग को। जब एक स्टूडेंट की बात आई है तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वी विल फोकस ऑन द स्टूडेंट्स। जहाँ पर भी स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में, कॉलेज भी बंद हो गए हैं। पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो पहले ही कुछ स्टेट्स में 1 वीक पहले से ही बंद होना शुरू हो गए थे, लेकिन लोगों ने हॉस्टल्स में कंटिन्यू कर रहे थे, हॉस्टल्स में ही रह रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, ऑल द स्टूडेंट्स वांट टू गो बैक टू होम। वहाँ पे किचन भी नहीं रहेगा, खाने पीने की सुविधा नहीं रहेगी। तो इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया और फौरी हमने एक पोस्ट निकाला के पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज के हों या फिर यूनिवर्सिटीज के बाहर हों, जो भी स्टूडेंट दे आर स्टक, उनको खाने पीने के लिए मुश्किल है और रहने के लिए भी मुश्किल होगी कुछ हॉस्टल्स में, कुछ रूम्स में, तो हम टेम्पररी अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने काम शुरू किया। अब उसके बाद कंटिन्यूस सोशल मीडिया पे हमने जैसे ही पोस्ट डाला है, मुख्तलिफ प्लेसेस से, मुख्तलिफ सिटीज से ये मैसेजेस, कॉल्स आना शुरू हो गए, क्योंकि एसआईओ का एक अच्छा नेटवर्क है पूरे इंडिया में। अराउंड 24 स्टेट्स में हमारा नेटवर्क है और फिर मोर देन 1000 यूनिट्स हमारे काम करते हैं डिफरेंट सिटीज एंड विलेजेस में, टाउन्स में, फिर कैंपसेस में भी। तो जहाँ से भी, जिस मुकाम से भी कॉल आता था, हम फौरी उनको कांटेक्ट कर देते थे। हम स्टेट के लीडर्स को इन्फॉर्म करते थे कि आप इनको कोऑर्डिनेट करिए, तो वो वहाँ से जो सिटी के हैं, जो कॉलेज के हैं, जो यूनिवर्सिटी के हैं, वहाँ तक वो कांटेक्ट चले जाता था। इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स को पहले फोकस किया है। तो एक अच्छे नंबर में बहुत सारे लोग, उनको टेम्पररी अरेंजमेंट तो हुआ है, फूड वगैरह प्रोवाइड की गई, फूड वगैरह प्रोवाइड किया गया। फिर बाद में हुआ है कि वही स्टूडेंट्स कुछ दिन बाद, 1 वीक 10 डेज के बाद वो घर जाना चाह रहे थे। तो इसमें भी बहुत सारे प्लेसेस पे तो हो नहीं पाया ये, लेकिन कुछ स्टेट्स में जहाँ पर पुलिस अच्छे से कोऑपरेट कर रही थी, अथॉरिटीज अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, कुछ दिन बाद वहां से उनसे भी बात करके उनको अपने घर भी पहुंचाने की कोशिश की गई। ये 1 महीना बाद जब सेकंड लॉकडाउन का जो अनाउंसमेंट हुआ था, एक्सटेंड हुआ था, उस टाइम में हम लोगों को उनके मुकाम पर भी जाने के लिए, एवरीथिंग वाज विद द हेल्प ऑफ अथॉरिटीज ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। तो ये जब हम स्टूडेंट्स पे काम करना शुरू किया, तो जब स्टूडेंट्स का ही ऐसे हाल होगा, तो हमारे साथ कुछ और दोस्त थे, जहाँ पे मैं रहता हूँ वरंगल में, मैं भी लॉकडाउन से पहले घर पहुंच गया था। तो यहाँ पे करीब में ही हमसे एक 2-3 किलोमीटर की दूरी पर नियरली एक स्लम है। उस स्लम में जाने का मौका मिला। वहाँ पर सेकंड और थर्ड डे में ही हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं है, बिकॉज इन स्लम्स ऑल द पीपल विल बी डेली वेज अर्नर्स, पूरा हर दिन कमा कर खाने वाले लोग होते हैं, उनका बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो हमने जाकर स्लम के लोगों से कोऑर्डिनेट किया, उनसे बात करने की कोशिश की, फिर वहाँ पर ये फूड किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो अराउंड 25,000 फैमिलीज को हमने फूड किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प किया है। ओवरऑल अगर हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 6.5 लाख ऑफ पीपल, इतने बेनिफिशियरीज हमारे 24 स्टेट्स में हुए हैं। तो ये एक ब्रीफ एसआईओ का जो स्लम, ये लॉकडाउन रिलीफ जो वर्क हुआ है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। Really nice, mashallah. Again, something to emulate. ये चीज तो समझ में आ रही है कि काफी ज्यादा लोगों में डेस्परेशन था, बट मैं ये चीज थोड़ा सा आप तीनों से समझना चाहता हूँ ब्रीफली कि आप तीनों के पर्सनल मोटिवेशन क्या थे ये काम करने के पीछे। मैं ख्याल से फाद भाई से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पर्सनल मोटिवेशन कुछ बहुत सिमिलर है जो भाई बता रहे थे कि 1-2 लोगों का कॉल आता है
ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि हमें जरूरत है, वहां पर कोई है उनको राशन की जरूरत है और वो लोग खाना नहीं खा पाएंगे। और क्योंकि उस वक्त हो क्या रहा था, एक बात ये थी कि इतना हैव और हैव नॉट्स में इतना ज्यादा फर्क है कि दुकानों पे भीड़ लग गई थी और जो लोग ले सकते थे उन्होंने पूरे 2-2 महीने का सामान जो है खरीद लिया था। अब उनके बारे में क्या, जो वही बात है डेली वेजेस। तो जब ये इस तरह की कॉल आई हमारे पास, तो हमें लगा यार ये तो 2-4 लोगों की कॉल आई है, और मुंबई तो हब है डेली वेज वर्कर्स का पूरा। आप ये शिवाजी नगर, जो हमने मेन जो काम किया था वो मानखुर्द में किया था, मानखुर्द शिवाजी नगर, बाकी और एरियाज में भी सेंटर थे, तकरीबन हमने 12 सेंटर्स बनाए थे। तो ये वहीं से ही एक चिंगारी लगी थी कि यार ये 2 कॉल्स तो आ गई, बहुत सारे लोगों के पास तो हमारा नंबर भी नहीं है, अब हम क्या करें। तो फिर जब वहां से हमने शुरुआत करी कि नहीं अब हम एक काम करेंगे, और हमने बड़े साइंटिफिक तरीके से किया। हम लोग क्या करते थे, हमने छोटे छोटे, हमने जैसे 4 मानखुर्द में, 4 शिवाजी नगर में, 4 गोवंडी में हमने अपने सेंटर्स बना रखे थे। एक हर आदमी एक सेंटर का इंचार्ज था जो लोकल हुआ करता था। हम उनसे कहते थे कि तुम घूमो और पता लगाओ कि किसके यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सब लोग हम तक नहीं आ सकते। हम लोग ऐसे नंबर वंबर सर्कुलेट करके, वो बाद में होने लगा था, कॉल्स आती थी, तो वो लोग घूमते थे, पता लगाते थे, और उस तरह से हमें पता चलती थी। फिर हम उनको सेंटर्स में राशन पहुंचाते थे और वो एक एक करके बुलाते थे, क्योंकि कोविड का भी डर था। तो हमने उनसे एक साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि आप एक एक करके उनको बुलाइएगा, तो एक एक करके बुलाते थे। तो ये पर्सनल यही था कि एक एक देखा था हमने समाज में, और यही खासतौर होती है, ये जो लोग कहते हैं ना बार बार सरकार की तरफ से कि तुम सवाल क्यों उठाते हो, ये सवाल उठाने का नतीजा था कि हमें जमीन की जानकारी थी। इस देश के प्रधानमंत्री को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उन्होंने 4 घंटे लिए और ये सोचा नहीं कि इस देश की 70% आबादी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसका क्या होगा, और कोई मेजर उनको डील करने की कोई स्कीम्स नहीं थी। तो ये कारण वही था, ये जो जमीन का, इसका एक्टिविज्म का एक बहुत बड़ा, और समाज में रहने का, समाज के जो प्रश्न है, समाज के जो सवाल हैं, उनके से जुड़े रहना ही सबसे बड़ा मोटिवेशन था। नहीं, वी विल कम टू द पॉलिटिक्स ऑफ इट डेफिनेटली। रिचर्ड, आप बताइए आपका पर्सनल मोटिवेशन क्या था इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का? आई थिंक ये जर्नी जो है, जो एंटी सीए के जो प्रोटेस्ट के समय जो हमने देखा था, जो हालत थी हमारे लोगों की, चाहे जो मुसलमान भाई बहन जो बाहर उतरे थे, उनके अलावा जो मसले हैं, जो हमारे गरीब जो हैं, जो भी है, चाहे हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, मसला तो सबका था। तो जब ये लॉकडाउन आता है तो फिर सवाल ये उठता है, तो ये तो भैया वन स्ट्रोक में सबको इफेक्ट करने वाला है। सीए शायद हम 2 बार एक बार सोच सकते हैं कि भाई कुछ सेक्शंस को होगा करके, बट ये वाला तो पूरे के पूरे समाज को, जो अमीर था उसको शायद मिडिल क्लास में ले आएगा, जो मिडिल क्लास है उसको थोड़ा गरीबी में ले आएगा, वो गरीब करेगा क्या फिर। तो ये एक सोच जो है कि द नंबर्स आर रियली ह्यूज। ओके, आप जब देखते हो कि नंबर्स देखते हैं, पॉपुलेशन देखते हैं, और जैसे 70 to 80% अगर इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए हम करोड़ों की बात कर रहे हैं लोगों की, और उनसे जुड़े हुए जो फैमिलीज हैं। अगर एक इंसान के पीछे हम 3-4 लोग पकड़ लें, तो आप आबादी देखो जो कितना त्रासित होगा, और वो इस देश को कितना नीचे लेके जाएगा। उसको एक तो ये है कि इकोनॉमिक जो वीकनेस आ रही है वो एक अलग चीज है। ये है कि खुराक नहीं मिलती कुछ समय के लिए, उसका अंदाजा कौन लगाएगा। वो जो खाना जो नहीं मिलेगा उनको कुछ समय के लिए, वो कैसे भरपाई करेंगे, और वो क्या असर करेगा। तो ये सब जो मंथन जो चलता है दिमाग में, एंड देन व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद द नंबर्स, द प्रॉब्लम इज रियली ह्यूज। आई मीन, आई एम सरप्राइज्ड कि हमारी सरकार ने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा और ऐसे ही कुछ डिसाइड कर लिया विदाउट हैविंग मेजर्स इन प्लेस टू एड्रेस दीज थिंग्स। I think if they had done that, it would have been fine. I mean, a lot of countries have done lockdowns और बड़े प्लान्ड तरीके से किए हैं। ऐसा हमारे देश में भी हो सकता है। हमारे पास एक बहुत अच्छा IAS का, IPS का बड़ा एक महत्मा है अपना, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो काफी मतलब सदियों से चला आ रहा है। उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता था। तो ये मोटिवेशन रहा है कि सरकार जो निर्णय लिया है उसके प्रति जो मेजरमेंट्स नहीं लिए हैं, और अगर मेजरमेंट्स लेगी भी तो वो कब तक ऑन द ग्राउंड पहुंचेगी, इसका एक बड़ा सवाल, जो हमको सबको पता है कि बहुत स्लो मूव करता है। गवर्नमेंट्स मूव लाइक एलिफेंट्स, वेरी स्लो, दे मूव बट देन दे टेक टाइम टू मूव। तो तब तक उस गरीब का क्या जो रेडी चला रहा है।
अब अजहर भाई आप बताइए आपका और ऑब्वियसली एसआईओ का जो है क्या मोटिवेशन था इस पूरे रिलीफ के काम में, व्हाट प्रोपेल्ड यू? बेसिकली दो चीजें हैं इसमें जो हमारे लिए जो डिस्कशन में रहा और हमको जो मोटिवेशन है, बिकॉज बीइंग ए मुस्लिम हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम के जो बुनियादी तीन चीजें हैं, वन थिंग इज वननेस ऑफ गॉड, फिर उसके कनेक्टेड आपको होता है कि द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, या फिर आप उसको दूसरे अंदाज में फाइनलिटी ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं। थर्ड वन है लाइफ आफ्टर डेथ। जब हम लाइफ आफ्टर डेथ कहते हैं तो वहां पर मरने के बाद फिर हमको फिर से जिंदा किया जाएगा। वहां पर दुनिया में जो भी हम अच्छे काम करेंगे उसके बदले में वहां पर हमको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसका अवार्ड मिलने वाला है। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर था। ये दुनिया तो कैसे भी खत्म हो जाएगी, पीएम भी रहेंगे, ऑटो चलाने वाले भी रहेंगे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी रहेंगे, या स्टूडेंट्स भी रहेंगे, सब हर किसी की जिंदगी यहाँ पर गुजरेगी। लेकिन द पीपल वंस दे डाई, मरने के बाद फिर भी एक और जिंदगी उनकी होती है। वहां पर हमको रिवॉर्ड लेना है। वो रिवॉर्ड के लिए हमने उस लोगों की मदद करना है, लोगों की खिदमत करना है, सोशल सर्विस करना बहुत जरूरी। ये एक था। अब इसके लिए हमको जो टीचिंग्स प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफ से हमको मिलते हैं, बेसिक ऐसे तो बहुत सारे टीचिंग्स हैं, लेकिन एक बुनियादी जो चीज है उसमें बहुत ये आज की अगर हम सोशल या सोसाइटल लाइफ देखते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो ये है कि अगर हम भर पेट सो जाएंगे लेकिन अगर हमारा नेबर खाली पेट सो जाएगा तो हमको मुसलमान नहीं कहलाया जाएगा। ये इतनी बड़ी टीचिंग है। अगर मेरा जो फेथ है वो फेथ पे ही क्वेश्चन मार्क है। अगर मेरा नेबर whoever it may be अगर वो भूखा सोता है तो मेरे फेथ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा वो। So this was the main discussion के it's a part of our faith. We have to help the people. Without helping we can't do anything. तो चूंकि लॉकडाउन था, कहीं पर भी हम ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो हमने हमारे जितने भी एसोसिएट्स है, हमारे साथ जितने भी वॉलंटियर्स जुड़े थे, इन सबको कह दिया कि आप अपने सराउंडिंग्स में, आप अपने फैमिली को देखिए, आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए, नेबरहुड में देखिए, फिर जो भी आपसे कनेक्टेड होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करिए। तो ये जो बेसिक मोटिवेटिंग फैक्टर था हम लोग के लिए। तो इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमको मिले, बहुत लोगों से हमको दुआएं मिली कि आपने बहुत अच्छा काम किया है इसके जरिए से। तो अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह देखेंगे, कहीं पर इस तरीके का भी आया है कि गवर्नमेंट से ज्यादा एनजीओस का, ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत अच्छा रोल था लॉकडाउन में लोगों को रिलीफ पहुंचाने में। तो आई थिंक थोड़ा सा और हम लोग जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं। फहद भाई हैड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। मैं चाहता हूं कि आप ही उसको कंटिन्यू करें कि बेसिकली इस पूरे आप लोग चूंकि ग्राउंड में काम कर रहे थे और मुस्लिम कम्युनिटी से आपको काफी साबका पेश आया होगा एज एड रिसीवर्स भी और वॉलंटियर्स भी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा व्हेन इट केम टू मुस्लिम्स, वो थोड़ा हमारे साथ में शेयर कीजिए फहद भाई। देखिए, इसमें मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि मुसलमान हिंदुस्तान में अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। बुरा वक्त था, लेकिन जब रिलेटिवली हम देखेंगे उसका कारण यह है कि आप देखिए कि हर समस्या को मुसलमानों के इर्द गिर्द गढ़ा जाता है। मुझे तो इस बात की हैरत हुई कि जब शुरू में कोरोना की शुरुआत हुई थी तो ये कहा गया था कि ना ये अमीर को देखेगा, ना गरीब को देखेगा, ना हिंदू को देखेगा, ना मुसलमान को देखेगा, ना दलित को देखेगा, ना ब्राह्मण को देखेगा, ना युवा को देखेगा, ये सबको हो जाएगा। और उसमें भी इसका धर्म जो है वो ढूंढ लिया गया शुरू के वक्त में। आप सोचिए कि ये उन लोगों को सोचने की जरूरत है कि आज मुसलमान की पूरी जिंदगी आपने एक समस्या के इर्द गिर्द जड़ दी है। जैसे पैदा होता है तो कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, जबकि मैं डेटा के साथ बता सकता हूं आपको पूरा जो फर्टिलिटी रेट की ये जो कहानी बताते हैं, मैं डेटा के साथ आपको बता दूंगा। पैदा होगा कहेंगे पॉपुलेशन बढ़ाएगा, मदरसे में जाते हैं तो कहता है आतंकवादी बनेगा, शादी करता है तो कहते हैं लव जिहाद करेगा, और मर जाता है तो कहते हैं कि प्राइम लोकेशन पे जो है वो कब्रिस्तान की जगह लेके मर रहा है। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि आज अगर हम एक रैशनल सोसाइटी में जी रहे हैं, ये जो बात करते हैं इस्लाम का जो एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है वो ये है कि हम मॉडर्नाइजेशन के साथ हमने अपने आप को एंगेज नहीं किया। ठीक है, वो एक लंबी डिबेट है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से उसका वर्णन किया गया है। लेकिन ये उन लोगों को सवाल पूछने की जरूरत है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिससे कभी हमने हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस किया है। मतलब मुझे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पे बड़ी अच्छी पोजीशन में है मुंबई में, और उनकी वाइफ मुझे कह रही थी कि हमारे
4-4 करोड़ रुपए के फ्लैट्स में वो रहते हैं, और वो लोग भी तबलीगी जमात के बाद जो हुआ था तो उनके आसपास के पड़ोसी उनसे डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते थे। तो उन्होंने हिम्मत करके एक दिन कोशिश की आइस ब्रेक करके बात करने की, तो ये कह रहे हैं कि नहीं आप अच्छे हैं लेकिन वो बुरे हैं। तो उन्होंने पूछा ये वो कौन है, आप इन वो से कब मिले थे? मतलब जिनके साथ हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, जिनके साथ हम मिल बैठ रहे हैं, उनके साथ के एक्सपीरियंसेस को हम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं। अरे हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो सोसाइटी है ना, ये इसका जो पूरा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ये इस तरह बनाए जाते हैं कि अच्छाई को बढ़ाना है और बुराई को रोकना है। ये इसी तरह से समाज जो है चलता है। ठीक है, आज क्या हो रहा है कि आप बुराई को बढ़ाना चाह रहे हैं और अच्छाई को जो है लिमिट कर देना चाहते हैं। अच्छा ये मुसलमान कर रहे हैं, तुम क्यों कह रहे हो कि मुसलमान काम कर रहे हैं? अरे भाई तुम ये तो कह रहे हो कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, लेकिन जब तुम एक कोई पोस्ट डाल दो कि वहां पर मुसलमान बच्चों ने काम किया, बहुत लोगों ने काम किया, तो हम कह रहे हैं बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन आज एक हमारी कम्युनिटी के ऊपर, और ये पहली बार नहीं है, आप चाहे 1947 के बाद के हालात उठा लीजिए, ठीक है, बड़े बड़े जो देश को जो है डोनर्स देने वाले, निजाम हैदराबाद का चाहे एग्जांपल ले लीजिए आप, किसी का भी है, बड़े बड़े डोनेशंस, क्योंकि ये हमारे रिलीजन का पार्ट है। और उसके बाद जो देश से मोहब्बत, और ये जो, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 3 लेवल पे हमें बड़ी समस्या इस वक्त पूरे देश में हमें जो देखने को मिल रही है, वो पॉलिटिकल भी है, आइडियोलॉजिकल भी है और सोशियो इकोनॉमिकल भी है। मैं अगर मुसलमानों की बात करूं, पॉलिटिकली उनको पोटेंशियल टेररिस्ट समझा जा रहा है, आइडियोलॉजिकली क्या बोल रहे हैं कि हमारी लॉयलिटी जो है, हिंदू फंडामेंटलिज्म जो है हमारी लॉयलिटी क्वेश्चन करता है स्टेट से, जबकि हमने इस स्टेट को चूज किया। और सोशियो इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम है मुसब भाई की, जो लोग डोमिनेंट हैं वो हमारे नैरेटिव्स को, मतलब जो लोग सोशियो इकोनॉमिकली अपलिफ्ट हैं वो मुसलमानों के नैरेटिव्स को डोमिनेट कर रहे हैं। आप देखिए सोशियोलॉजी में मुसलमानों को डेमोक्रेसी में पढ़ा ही नहीं गया है। ये जो कहा जाता है ना कि हम जो एक दुनिया में मुसलमान जो है वो सिर्फ अपना एक फर्जी, जैसे मैं ट्विटर पे कुछ भी डालूं कोई गजबा हिंद की बात करने लगता है, मैं कहता हूं भाई मुझे ही नहीं पता तू बोल क्या रहा है, ठीक है, मुझे खुद को नहीं पता। एक है कोई सत्यमेव जयते के नाम से है, वो हमेशा आके कमेंट कर देगा। तो मेरा ये कहना है पढ़ो यार, पढ़ो, आओ डिबेट करें, आओ डिस्कस करें, यही 2 4 5 चीजें हैं जो इस देश का भला कर सकती हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कि संसद के अंदर भी क्वेश्चन नहीं पूछा। ये जो कुछ सांसदों से मेरे 1-2 दोस्त हैं, मैंने कहा हाँ बहुत कहते थे कि बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हो, मैंने कहा सालो तुमको भी, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट एक फ्रैंकनेस थी, मैंने उनको बोला कि आपको भी आज सवाल पूछने की आजादी नहीं रही, आप बहुत ज्यादा बातें करते थे। तो लास्ट में मैं इसको कॉन्क्रेटाइज करूंगा कि इस पॉलिटिक्स ने बहुत नुकसान किया। पहला नुकसान ये हुआ कि मुसलमान डर गए, अगर उनको कोरोना भी होता था तो वो नहीं बताते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मुसब भाई, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि उनको लगता था कि यार ये तो हमें बिलीफाई कर रहे हैं आपने। और आप याद रखिए कि इस देश की 20 करोड़ पॉपुलेशन को आप हटाकर देश तरक्की नहीं कर सकता। सर सैयद अहमद खान जब हिंदू भाइयों में, एक आखिरी बात बोलूंगा, सर सैयद अहमद खान जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए चंदा कर रहे थे, और जब वो हिंदू भाइयों के लिए चंदा करने जाते थे, हिंदू भाइयों के यहाँ, तो वो क्या कहते थे, सुनो ये अपने लिए तो मुसीबत बनेंगे, तुम्हारे लिए भी मुसीबत बन जाएंगे। ये समझना होगा ना, 20 करोड़ पॉपुलेशन, ना तो आप हमें डिटेंशन कैंप्स में रख सकते, ना ही 20 करोड़ लोगों के लिए इस देश में जेलें बनी है। अरे साथ में लो, अगर कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, हाथ में हाथ डाल के तो देश होगा। तरक्की बात करेंगे, जो नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, फालतू के जो झंडा बरदार हैं, वो इस बात को सोचें कि क्या क्या इस सवाल का जवाब क्या है। बहुत गंदी राजनीति हुई थी और बड़ा अफसोस हुआ। इसलिए अफसोस हुआ कि चारों तरफ दिख रहे हैं दाढ़ी टोपी वाले जो है मदद करने में, चारों तरफ वो लोग दिख रहे हैं और आप उनको जो है उनका विलिफिकेशन कर रहे हैं। और इतना जो ज्यादातर मुसलमान सब्जी के, फल के, इन तरह के धंधों में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। 10-15 मुसलमान भी अगर आईएएस बन जाते हैं तो टेररिज्म का उनपे क्या नाम है, वो सुधीर जो है वो जाके प्रोग्राम कर लेता है। तो इतना ज्यादा क्यों भाई, ये बार मतलब इतना ज्यादा डर क्यों है, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी क्यों है? और अगर कोई बैठ के इनसिक्योरिटी फैला रहा है ना नागपुर से, तो आप लोग क्वेश्चन करें, क्योंकि आपका समाज में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। मुझे समाज से ये नहीं कहना है कि मैं पूरी किसी कौम को विलिफाई कर रहा हूं, नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप हमारी पूरी कौम को विलिफाई करते हैं तो एटलीस्ट हमने ये तो सीख लिया है कि कभी किसी की कौम को विलिफाई नहीं करते हैं। आप समस्याओं को ढूंढिए, चर्चा कीजिए। आज आप मुसलमानों से जिस इशू पे, चाहे न्यूक्लियर साइंस पे आप बात करना चाहते हैं, दुनिया की किसी चीज पर, हमारे पास हर तरह के स्पेशलिस्ट हैं,
बात जी। करिए और वार्तालाप से ही चीजें बेहतर होंगी। सही सही सही, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आई थिंक ये डिस्कशन भी उसी की एक कड़ी है। अब थोड़ा सा रिचर्ड से जानना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बताया कि उनका प्रोजेक्ट किस तरीके से काफी एक बड़ी स्केल पर चला और काफी वॉलंटियर्स भी आपके साथ में जुड़े और काफी जो लोग मदद मांगने वाले थे वो भी जुड़े। इसमें स्पेसिफिक मैं चाहता हूं कि आप मुस्लिम कम्युनिटी से आपका जो ताल्लुक रहा उसके बारे में हमें बताइए, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? जब लॉकडाउन रिलीफ प्रोजेक्ट शुरू किया था तो गिने चुने लोग थे हम, मेरे ख्याल से हेल्पलाइन जब शुरू की थी मेरे ख्याल से 4 लोगों से शुरू की थी और 4 लोगों ने 8 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से 24 घंटे हम लोग मैनेज करते थे और कुल मेरे ख्याल से 3-4 दिन चला और 3-4 दिन के बाद हमसे हो ना पाया तो हमने कहा और वॉलंटियर्स चाहिए होंगे तो फिर हमने कॉल दी वॉलंटियर्स के लिए। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स आए जो सबको घर से ही काम करना था फोन के जरिए। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से जब से हमने शुरू की लेके एंड तक हमारे ख्याल से एक 100-150 लोग जुड़े ऑन दी हेल्पलाइन, मतलब जो फोन कॉल्स ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, ये कुछ 100-150 की टीम बनी और ऑन द ग्राउंड जो वॉलंटियर्स रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से एक 300 के आसपास में हमने मैप किया था, नेटवर्क बनाया था 300 लोगों का और उसमें मेरे ख्याल से जो हमने जो डेटा देखा है उसके हिसाब से कुछ 70% के आसपास, 70 to 75% के आसपास मुस्लिम वॉलंटियर्स रहे हैं। क्योंकि काफी सारे तो जमात के जो वॉलंटियर्स रहे हैं, SIO के वॉलंटियर्स रहे हैं उसमें और बाकी जो एरियाज में जो भी हमारे जो NGOs के साथ जुड़ते थे वो सब वॉलंटियर्स रहे हैं। सो जो हमने देखा है एक सिख लोगों का भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इस सब में। तो मैक्सिमम जो रेस्पॉन्स भी आया है, जो कॉल्स भी आए हैं, जो हेल्पलाइन पे जो कॉल्स आए हैं उसमें एक 48% के आसपास में कॉल्स जो हैं वो मुस्लिम से आए हैं और 52% कॉल्स जो है नॉन मुस्लिम से आए हैं और नॉन मुस्लिम से मेरे ख्याल से पारसी तो होंगे नहीं एक भी, तो क्रिश्चियन शायद कुछ हैं, 1-2 रहेंगे, बाकी सब जो है वो अलग अलग जो हिंदू कहे कोई एक ब्लॉक बना दे हिंदू का तो फिर वो बन जाता है। सो 50% कॉल्स, 52% जो कॉल्स हैं वो हिंदू की तरफ से आए हैं और 48% कॉल्स जो आए हैं वो मुस्लिम्स घरों से आए हैं। तो ये तो स्टेटिस्टिक्स की बात है। जो हम ऑन द ग्राउंड देखे हैं, हमने ये देखा है कि जब नंबर्स डिस्कस करते हैं तो थोड़ा हम ह्यूमन एंगल थोड़ा भूल जाते हैं उसमें, तो थोड़ा ह्यूमन एंगल इसमें देखें। हमने ये देखा है कि जो बच्चे हैं 16-17 साल की उम्र के, जो हमारे मुस्लिम भाई बहन जो हैं वहाँ पर बम्बई में, पूरी तरह से जहाँ बम्बई में ज्यादा काम हो रहा था, वो रात भर, बरसात हो रही है चाहे कुछ भी हो रहा है, रात भर बैठ के वो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई यहाँ से ले ट्रांसपोर्ट के लिए कोई अपनी गाड़ी निकाल रहा है, यहाँ से वहां लेके जा रहा है और इस सब में कोई किसी का कोई अपना पर्सनल कोई इंसेंटिव नहीं है किसी को भी कि इसमें कुछ मिलेगा उनको या फिर कुछ कोई अवार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा जज्बा देखने के लिए मिला हमें, जो हमने एंटी-सीए NRC के प्रोटेस्ट के दौरान भी देखा था। जो हमारी जो मुस्लिम युवा जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी और इसका एक बड़ा फायदा हुआ इस रिलीफ वर्क में मेरे हिसाब से। जो तो इसमें एक सीख जरूर मिलती है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस के वजह से जो एंटी-सीए के दौरान हुई थी वो जो है वो कितना कुछ कारगर कर देता है बाकी सब चीजों के लिए। चाहे आप रिलीफ वर्क करो, सोशल वर्क कहो, कुछ भी कहो, आप जागरूक हो जाते हैं और जब जागरूक होते हैं तो आप चीजें देखते हैं और फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एज फार एज मुस्लिम यूथ। मुझे भाई मैं 10 सेकंड लूंगा। ये जो रिचर्ड ने जो ये बात बोली, मैं ये बात ऐड ऑन करना भूल गया था कि हमने ये देखा जितना नेटवर्क जो था वो एंटी-सीए मूवमेंट के दौरान बना था, उनको ही चैनलाइज करके आप देखिए, राफिद था, फहाद एक लड़का था, उम्मे मिरान थी, फातिमा थी, उसके अलावा जितने लोग थे, हम वही एंटी-सीए मूवमेंट के दौरान, रिचर्ड
हम लोग जितने लोग भी थे, जो लोग डटे हुए थे, वो सब उसी मूवमेंट के दौरान नेटवर्क बना था। और हमने तो काम भी उसी नेटवर्क के नाम पे किया। हमने कहा मुंबई अगेंस्ट सीए के बैनर पे हम काम कर रहे हैं, और हमने हमेशा ये बात बोली कि हम उस वक्त सवाल उठा रहे थे सरकार से, और आज अगर वक्त है अपने देश के लोगों की मदद करने का, तो वही बैनर के तले हम आपके बीच में आ गए हैं। जी। तो एक इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर समझ में आता है कि स्पेशली जो काम रिचर्ड ने किया है उसके जरिए से, कि बड़ी तादाद में जो मदद मांगने वाले लोग थे वो मुस्लिम थे, और उसके बावजूद भी ये चीज नजर आती है कि वॉलंटियर्स की भी एक बड़ी तादाद जो मुस्लिम की थी। तो इसकी क्या वजह है ब्रदर अजहरुद्दीन, आपको क्या लगता है कि क्यों मुसलमानों में इतनी जरूरतमंदी और इतनी पावर्टी है, और उससे रिलेटेड सवाल है कि उस पावर्टी के बावजूद क्यों वो इस तरीके से आगे आकर काम करना चाह रहे थे? में दो चीजें हैं। एक तो ये कि अगर हम सचार कमेटी रिपोर्ट पे बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं, तो उससे तो हमको पता चलता है कि यहाँ की मुस्लिम्स की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो कैसी है, तो उससे तो आपको पता लग जाएगा। अभी फहद भाई ने भी बताया है कि एक बड़ी कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कनेक्टेड है, तो उनको रेगुलर उसमें भी मसला है। ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक दो एक्सपीरियंसेस जो व्हाई द पीपल केम टू हेल्प अदर्स। एक हमारे गुजरात के दोस्त है, वहाँ के एसआईओ से कनेक्टेड है, वो रिलीफ का एक स्टोरी शेयर किए हैं। वो बताते हैं कि किसी एक घर में एक ओल्ड एज वुमेन थी, एज्ड वुमन थी, जिसके पास 20-25 रोज का खाने का कुछ राशन उनके पास था। लेकिन जब कुछ लोग जो है उनके पास खाना पूछने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि वो वहां पर खाना बना रहे थे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। वो बोले कि मैं 10 दिन तक इनको डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगी खाना। तो उनको पूछा गया कि आपको रिलीफ के तरफ से आपको ये मिला है, तो उनका जवाब बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, कि उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया कि अगर मैं अकेली इसको यूज करूंगी, सो आई कैन यूज फॉर 20 to 25 डेज। अगर मैं एक पड़ोस के किसी एक आदमी से खाना, मेरा किसी फर्द से मैं खाना शेयर कर सकती हूँ, तो मैं 10 दिन या 8 दिन खाऊंगी। तो ये जो कुर्बानी, सैक्रिफाइस करने का जो जज्बा है, वो बहुत ज्यादा लोगों में आपको दिखेगा। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि चूंकि हम चूंकि उसी कम्युनिटी से बिलोंग है, हम जो फ्राइडे सरमन्स होते हैं, जुमा के जो खुतबे होते हैं, जुमा की नमाज में, वहां पर यही हमको लेसन्स दिए जाते हैं कि लोगों को हेल्प करिए, आपके पास जो कुछ भी होगा उसमें से सैक्रिफाइस करिए। आप देखिए जो बेसिक जो 5 पिलर्स है इस्लाम के, उसमें जो ज़कात की बात आती है, क्योंकि बात आई है, तो चूंकि रमजान भी इसी लॉकडाउन के दरमियान से गुजरा है, तो लोगों अक्सर मुस्लिम कम्युनिटी में लोग ये करते हैं कि अपना ज़कात का जो पैसा होता है वो रमजान में देते हैं। लेकिन इस बार लोगों ने रमजान तक के लिए वेट नहीं किया है, लोगों को अभी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने फौरी ज़कात निकाल कर दिया है। जो ये देने वाली जो टीचिंग है इस्लाम में, वो आपको उसके बेसिक प्रिंसिपल से आपको मिलती है। अगर आपके पास कुछ अमाउंट सेविंग है, उसका 2.5% आपको निकालना है, दैट इज कंपलसरी। उसके बाद आप जो भी देंगे, चैरिटी होगा, कुछ और होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितना दे सकते हैं। दूसरी टीचिंग हमको जो कुरान से मिलती है वो ये है कि आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना आप अपने लिए खर्च करिए। जो भी एक्सेस अमाउंट आपके पास होगा, वो एक्सेस अमाउंट यू हैव टू हेल्प योर रिलेटिव्स। पहले तो रिश्तेदार होंगे, फिर आपके नेबर्स होंगे, फिर गरीब, यतीम, ऑर्फन्स जो भी लोग होंगे, उनको सपोर्ट करने के लिए कहा गया है। तो इसमें ये क्योंकि एक पार्ट ऑफ फेथ है, तो लोग इसको बढ़ चढ़कर आगे करते हैं। जैसे मैं पिछले भी बताया हूँ कि हमको रिवॉर्ड गेन करना वो इम्पोर्टेंट होता है, कि सोशल मीडिया में हमको 10,000 लाइक मिल जाएंगे, इसके लिए कोई नहीं करता है। कि हमको वहां पर जो लाइफ आफ्टर डेथ होगी, वहां पर जो हमको रिवॉर्ड मिलना है, उसके लिए लोग मेहनत करते हैं, उसके लिए लोग सैक्रिफाइस करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत अहमियत की चीज है। दूसरी जो चीज, जब भी चैलेंजेस आते हैं, तो ये चैलेंजेस को एक एज ए चैलेंज कबूल नहीं किया जाता है, बल्कि ये अपॉर्चुनिटी समझते हैं हम लोग। तो हमको ये अपॉर्चुनिटी दिखती है कि यहाँ पर ये हमको मौका मिला है कि चलिए लोगों की कुछ हेल्प करते हैं, लोगों की कुछ मदद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप दीगर भी चीजें आती रही है कि यहाँ पर वेरीफाई किया गया है। हो सकता है लोग एक एक ट्रॉमा में थे, लोगों को एक तो एक फीलिंग थी कि हमको जो है ब्लेम किया जा रहा है। वो ब्लेम रहने के बावजूद भी लोगों ने जिस तरीके से रिलीफ का काम किया है, उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच भी आया है। कई सारे लोगों ने, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा
के वीडियोस बनाकर शेयर किए हैं। हम मुसलमानों को इस तरीके से समझते थे, लेकिन लोगों ने हमको ऐसे ऐसे हेल्प किया है, ऐसे ऐसे हमको मदद की है। तो ये जो चीज है, हमको जो है एक बहुत लोगों को हेल्प करना, उनको जो चीज उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करना, ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं बल्कि हमको उसका रिवॉर्ड यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी लोगों की दुआएं मिलेंगी, उनका जो है एक पॉजिटिव मिलेगा हमको, लेकिन उसके साथ साथ हमको दूसरे लाइफ आफ्टर डेथ में भी हमको इसका रिवॉर्ड मिलता है। उसके लिए भी लोग सैक्रिफाइस देते हैं, आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई। आखिर के 2 क्वेश्चन से उनकी तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसा कि शुरुआत में ही हमने बात रखे थे कि जैसे ही पेंडेमिक और लॉकडाउन शुरू हो गया था, मुसलमानों का स्पेसिफिकली तबलीगी जमात को ब्लेम किया गया था कोरोना वायरस, सुपर स्प्रेडर और सिंगल सोर्स, पता नहीं क्या क्या टर्मिनोलॉजी बना ली गई थी। और फिर उसके बाद में उसका एक कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर जो है जो आप लोगों ने पेंट किया। तो ऐसे में गोइंग फॉरवर्ड स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी का क्या लाहे अमल होना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी का क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? ब्रदर फहद, अगर आप बता सकें। मुझे ये लगता है कि ये जिम्मेदारी हमें मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर डालनी ही नहीं चाहिए कि उनका क्या अमल होना चाहिए। उनके अमल तो पहले भी ठीक थे, फिर भी विलिफिकेशन हो रहा है। ये सवाल उन लोगों को पूछने की जरूरत है जहां से ये नफरत आ रही है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मुसलमान कितना काम करने हैं। आप इसका मतलब ये तो वो हो गया कि सिटीजनशिप कम्युनिटी मुस्लिम्स की भी चाहिए। मतलब मुझे ये लगता है, देखिए मैं सच बताऊं तो जो पहली बार जो कोई लेजिस्लेशन आया था फिलैंथ्रोपी को लेके, तो वो एलिजाबेथ पुअर लॉ आया था 1600 में। और मैं ये कहता हूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आप देख लेंगे तो सोशल सिक्योरिटी का उससे अच्छा नेट नहीं मिलेगा आपको। जो पूरा नेट है कि पहले पड़ोसी को देखो, उसके बाद अपने रिश्तेदार को देखो, वो इतना जबरदस्त नेट है। ये जो आज मॉडर्न टर्म्स में ये टैक्सेस और ये दुनिया जमाने चीजें बने, उसके उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो मुसलमानों को अगर 2-3 चीजें करना चाहिए, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग इस तरीके से करें कि हम जो मेन स्ट्रीम पोर्ट्रेल्स हैं हम उसका हिस्सा बने। हम सबको आईएएस पीसीएस बनाने में ना लग जाए, हम लोग अपने लोगों को मीडिया में ट्रेन करें, हम अपने लॉयर्स को ट्रेन करें। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो जो छोटी पोजीशन क्या, लेकिन ये जो इंस्पेक्टर की पोस्ट जो होती है, जो हवलदार की पोस्ट, क्योंकि ग्राउंड पे यही लोग काम कर रहे होते हैं। तो अगर आने वाले 10 साल का अगर आप मुझसे पूछें कि क्या रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि वो जहां से वो हो रहा है ना, वो सच बताऊं तो हमारे हाथ में नहीं है। उसको ना हमारे हाथ में है और ना ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाते रहनी है। इसलिए आवाज उठाते रहनी है कि इसको बिल्कुल नॉर्मल बना के ना रख दें, ठीक है। क्योंकि आपने एक इंटरेस्टिंग बात देखी कि जब तक सीएए एनआरसी का मूवमेंट चल रहे थे, आपने कोई भी मॉब लिंचिंग की खबर नहीं सुनी होगी। ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना था। और उसके बाद देखिए, अब फिर से कल ही महाराष्ट्र के एक जिले में कुछ तबलीगी जमातियों पे साथियों पे उन पे हमला हुआ है और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि ये जो आर्टिकुलेटेड युवा जो निकले थे, उनको छोटे लोकल लेवल पे हम लोग एकदम नेशनल फिगर बनने की कोई में भीड़ में ना लग जाए। हमें अपने लोकल इश्यूज को एड्रेस करना सीखना है। जिस स्लम में हम रहते हैं, मान लो हम मानखुंड में रहते हैं, वहां के बच्चे जो है उनको आइडेंटिफाई करके, 2 चीजों की मैं कमी मानता हूँ मुसलमानों में, एक रोल मॉडल्स की और दूसरे एस्पिरेशंस की। बद्री नारायण एक वो अचीव नहीं कर सकती, तो एस्पिरेशंस को जो है वो कूट के भरना है और रोल मॉडल्स हमें लेके जाने हैं, और ये लोकल लेवल पे करना है। ये जो आज का फैसिज्म है, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि इस फैसिज्म को एक नैरेटिव से हराने से जगह मल्टीपल नैरेटिव से हराया जा सकता है। जो हर लोकल डेवलपमेंट मॉडल्स, जैसे सोशल वर्क का मैं हूं, इसको हम लोकल डेवलपमेंट मॉडल्स बोलते हैं। तो हमें लोकल लेवल्स पे इसके मॉडल्स बनाने हैं, क्योंकि एक सेंटर जो नैरेटिव है उसमें उनको हराना मुश्किल हो जाता है। एक हाँ मोदी नहीं तो कौन वाला नैरेटिव जो है, एक किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नहीं, मैं एक आइडियोलॉजी को लेकर सवाल पूछ रहा हूँ। तो अगर आप स्पेसिफिकली मुझसे करेंगे तो अपनी प्रेजेंस मीडिया में बढ़ाने की, और हम वो मीडिया ना बनाने की कोशिश करें जो हमारे ही लोग सुने। जैसे कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया, मैं उनकी इंटेंशंस पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, उन्होंने एक इंटेंशन लिया कि हम मुसलमानों के लिए एक न्यूज चैनल बनाएंगे। अरे भाई, मुसलमानों के लिए न्यूज चैनल बना के हम क्या करेंगे?
वो भी जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम इस तरह से अपने लोगों को हर जगह रखें, कम से कम वो सिस्टम की समझ लेके आएंगे जिसका हम एक काउंटर नैरेटिव बाद में रख सकते हो। आज जो लोग काम कर रहे होंगे रिपब्लिक में, कुछ मुसलमान भी काम कर रहे होंगे, कल हम उनसे समझ तो सकते हैं ना कि कौन कौन सी गड़बड़ घोटाले होते हैं जिनको हम सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में उनको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो मेरा एक यही सजेशन है कि हम किसी को कुछ भी अब जस्टिफाई करने के लिए ना करें, हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट का ध्यान रखना है। और लोकल टीम, मैं तो कहता हूँ मुंबई में, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ, रिचर्ड से उस दिन बात हो रही थी, हर वार्ड में, मुंबई के अंदर 222 वार्ड्स हैं, हर वार्ड के अंदर 10-10 लोगों की एक टीम होना चाहिए। और वो 10-10 लोगों की टीम एक सेंट्रली, कुछ आप जैसे लोग हैं, मतलब और भी बहुत सारे साथी, इन लोगों से कनेक्टेड होना चाहिए। वो लोकल इश्यूज लेके आ रहे हैं और उसके बाद उनको हम दे रहे हैं, कैसे उन चीजों को एड्रेस करना है। जो लोग पढ़ लिख गए हैं किसी तरीके से, या जो लोग किसी पोजीशन पे हैं, तो ये करना, ये बहुत जरूरी है कि लोकली हम अपने लोगों को काम पे लगाएं। बहुत मेरे ख्याल से काम की चीज के लोकल लेवल पर एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल ये कि अब जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, स्पेशली जो मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है, ऐसी सिचुएशन में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? रिचर्ड, अगर आप इस पे कुछ रोशनी डालना चाहें तो। आई थिंक मुसाब, उसमें सवाल रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनॉरिटी मेजॉरिटी का नहीं होता है। okay. मेरे ख्याल से हमने बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहले जो 3-4 पन्ने हैं ना, उसमें इसका जवाब मिल जाता है। अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छे से लिखा है कि हम सबके फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज जो है वो है फ्रेटर्निटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये 3 चीजें तो हैं उसमें, और एक चौथी चीज। इन चारों चीजों को अगर हम लोग ध्यान से रखें और इसका अमल सही से हो, चाहे हमारे आचरण में हो, चाहे हमारे काम में हो, बोलचाल में हो, हर चीज में अगर हम इसका ध्यान रखें, मेरे ख्याल से बहुत सारे जो मसले हैं ये नहीं होंगे। हमने फ्रेटर्निटी की बात तो छोड़ ही दी है। जो ब्रदरहुड बनानी है, वो मतलब एक तबका वो है हमारे सोसाइटी में, जैसे आप कहते हो कि एक बड़ी मेजोरिटी जो कहते हैं, बड़ी मेजोरिटी नहीं कर रही है। ये कर रही है एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, एक एंटिटी कर रही है जिसका नाम आरएसएस है। हम खुल के बोलेंगे, जिसका नाम आरएसएस है, जो इस मुहिम को चला रही है। बैकग्राउंड में ये पॉलिटिकल एक फाइट है। तो अगर हम सारे जो लोग ना अपने आप को हिंदू, ना अपने आप को मुसलमान, बट अपने आप को एक इंसान समझे, तो मेरे ख्याल से ये जो 4 जो प्रिंसिपल्स है, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, 3-4 जो क्वालिटीज हैं, अगर इसको लेके चले, मेरे ख्याल से सोसाइटी में कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। और इस बात का एक और ताल्लुक है, कॉन्टेक्स्ट है जो हमें समझना चाहिए। स्पेशली जो आपने जो पिछला जो सवाल जो फहद से पूछी थी, उसका एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि 1990s से लेकर वो जो 10 साल, जो 10-20-15 साल जो हुए हमारे, जो मुसलमान जो गेटोइजेशन हो गई फिजिकली, जो निकल के बाहर आके अपने अपने इलाके में रहने लगे। 2002 के दंगे के बाद गुजरात में जो लोग शहर के शहर बीच में से दरारें पड़ गई थी। एक्चुअली देयर इज अ बॉर्डर। अगर आप गुजरात में जाएंगे तो बहुत सारे शहरों में कहा जाता है ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ऐसा कहा जाता है। ये जो गेटोइजेशन हुआ, ये तो फिजिकल लेवल पे हुआ। मुझे लगता है कि उसके बाद की जो पीढ़ी है, वो जो पीढ़ी थी उन्होंने तो फिजिकली किया है ना। उसके बाद की जो पीढ़ी है, जो आजकल के जो युवा है, या जो 19-20 के बरस के जो बच्चे हैं, मेरे ख्याल से उनमें मेंटल गेटोइजेशन हो चुका है। इस चीज को मेरे ख्याल से तोड़ना होगा। ये हम इंटरनल एक अरेंजमेंट करनी है, सोशल एंगेजमेंट बढ़ानी है, जो प्रोग्राम्स कर सकते हैं दूसरे कम्युनिटीज के साथ में। जैसे ये रिलीफ वर्क बहुत अच्छा एग्जांपल है कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं थे, बाकी लोग भी थे, ठीक है। तो इनके साथ में मिलकर काम करना। आपको एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि लॉकडाउन रिलीफ प्रोजेक्ट में भी आरएसएस के लोग थे। बड़ा सरप्राइजिंग है, बट हमने कभी रोका नहीं उनको, क्योंकि वो डायलॉग होना जरूरी है, वो मिलके काम करना जरूरी है। इस एक दूसरे को समझने की जरूरी है, चाहे आप एकदम बहुत ऑपोजिट व्यू से हो, लेकिन मुद्दा अब फिलहाल ये है। तो हमने ये सोशल एंगेजमेंट जो है ये बढ़ाना है। गेटोइजेशन जो अपना मेंटल हो चुका है, तो इमोशनल गेटोइजेशन हो चुका है हमारा, और जो बढ़ता जा रहा है मेरे ख्याल से दोनों तरफ, उसको थोड़ा सा हमने एज लीडर्स जो भी कम्युनिटी में है,
इसके ऊपर भी थोड़ा काम कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ब्रदर असदुद्दीन, आपको क्या लगता है मुस्लिम्स और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड इन दिस सिनेरियो? मैं तो ये कहूँगा कि ये कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या फिर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सजेशंस नहीं रहेंगे। ये इंडिया की जो पूरी पॉपुलेशन है, यहाँ का पूरे सिटीजन्स है, उनके लिए 2-3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग ये कि जैसे अभी दोनों की गुफ्तगू में भी ये बात आई है कि हमको सोशल एंगेजमेंट बढ़ाना है। अदर कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, हम जब सॉरी टू से दिस, ये अदर जो वर्ड है, वहीं से हम अदराइज़ करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग हूँ, जो मेरी कम्युनिटी के लोग नहीं है, उनसे हम दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करें। आपस में हम एक दूसरे से डिस्कशन डिबेट करते रहें। ये हेल्थी एटमॉस्फेयर लोकल लेवल पर आना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जमात की तरफ से एक सद्भावना कैंपेन चलाई गई, तो उसमें पूरा कॉन्सेप्ट यही था कि लोकल लेवल पर डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को, डिफरेंट फील्ड ऑफ एक्सपर्ट्स के लोगों को एक लेवल पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा ये कि जब भी हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर, उनकी चीजों पर क्वेश्चन रेस करते हैं, क्वेश्चन रेस करना ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन इशू को सिर्फ इशू बना के रखना ये जरूरी नहीं। इशू के साथ साथ हम सोल्यूशन भी देने वाले बने, ऑल्टरनेट सोल्यूशन हम लोगों के सामने पेश करें, तब जाकर आप गवर्नमेंट से भी, अथॉरिटीज से भी एंगेज कर सकते हैं, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। तो व्हेन वी कम अप विद एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है इंडिया में, जो यूथ है, उनके पास बहुत यूनिक आइडियाज होते हैं, बहुत अच्छी चीजें उनके पास होती हैं, लेकिन वो डिलीवर करने के लिए उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरी जो चीज, अभी जो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, इस क्राइसिस में हम कैसे ऑल्टरनेट पेश कर सकें, हम इकोनॉमिकली इतने एम्पावर हों। ये हमारा एम्पावरमेंट सिर्फ हमारे लिए नहीं रहेगा। मैं अगर अच्छा कमाने लगूंगा तो ये सिर्फ मेरी लाइफ लग्जरियस नहीं होगी, मेरी फैमिली इससे फायदा नहीं उठाएगी। इसके वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया की जीडीपी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा होगा। 0.001 ही होगा, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। हम जितना इकोनॉमिकली हम अपने आप को एम्पावर करेंगे, उतना ज्यादा हम इंडिया के इकोनॉमी का जो अभी क्राइसिस है, वो क्राइसिस से बाहर आने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो हेट स्प्रेड हो रहा है, उसको जो है हम हेट से ही जवाब ना दें। जैसे ये हमेशा हम महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेकर या उनके कोट का एग्जाम्पल लेकर कहते हैं कि कोई हमको मारने की कोशिश करे तो हम नॉन वायलेंस का रास्ता इख्तियार करने वाले लोग हैं। तो लोग कितना भी हमसे हेटरेट फैलाने की कोशिश करें, हमको ये याद रखना है, जो गंदा कीचड़ होता है, वो गंदे कीचड़ से साफ नहीं होता है। उसको साफ करने के लिए हमको साफ पानी की जरूरत है। तो वो साफ पानी बनना, वो मोहब्बत से हमको ये चीजों को, हेटरेट को क्लीन करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बातें तीनों स्पीकर्स के जरिए से आई है। हमारा वक्त भी जो है ख़त्म होने लगा है। मैं कहा था कि मैं क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन क्वेश्चंस तो हैं, अलबत्ता कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने, जो व्यूअर्स के, वो ज़रूर रखना चाहूँगा। AR अजान ने कहा है कि कॉमन मिनिमम एजेंडा शुड बी टू सेव द ह्यूमैनिटी। उन्होंने ये भी कहा है कि JIA जमात रिस्पेक्ट्स ह्यूमन वैल्यूज़। अब्दुल अजीज ने कहा है कि आप सभी लोगों ने जो काम किया है काफ़ी कमेंडेबल है। बुरहान शेख ने कहा अगेन इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव दिस डिस्कशन दैट comparison, deeds of generosity by Muslims across the globe to fight Islamophobia on social media. Again, I think it's a very important thing to do. With that note, I think आज का जो हमारा डिस्कशन है हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि चूंकि ये जो नो इस्लाम कैंपेन है ये 30 सितंबर तक ये चलने वाली है, और इसमें जैसे कि मैं कहा कि हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट्स जो इस्लाम और मुस्लिम रिलेटेड हैं हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे और ज्यादा लोगों को एंगेज करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है ये इंशाल्लाह 23 तारीख को यानी 23 सितंबर को होने जा रहा है। इसी टाइम पर जो है वेडनेसडे को रात में 9 से 10 बजे ये डिस्कशन होगा। इसकी डिटेल्स भी जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब जो है जिस तरीके से इस डिस्कशन का पार्ट बने हैं, जरूर उस डिस्कशन का भी पार्ट बने ताकि हम एक दूसरे को और ज्यादा समझने की कोशिश करें। और सबसे आखिर में जो है मैं हमारे गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने वक्त निकाल कर इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन का और डिबेट का हिस्सा बनना पसंद किया।
और मैं सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, गॉड ऑलमाइटी का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम जो है कुछ वक्त निकाल कर इस्लाम को और मुसलमानों को समझने की कोशिश करें और आपस में जो है एक दूसरे को इस मुल्क में करीब लाने की कोशिश करें। तो थैंक्स अ लॉट, जज़ाकुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। Goodbye, everybody.